हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। तो इससे रिलेटेड जो है पहला वीडियो है ये हमारा। तो आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा। पहला क्वेश्चन है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो बायोटेक्नोलॉजी शब्द जो है सर्वप्रथम किसने दिया था? कार्ल्स एराकी ने सर्वप्रथम बायोटेक्नोलॉजी शब्द दिया था। तो कौन से सन में दिया था ये? 1919 ईस्वी में जो है बायोटेक्नोलॉजी शब्द कार्ल्स एराकी ने दिया था। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है कि पौधों में किस विधि से आनुवांशिक परिवर्तन किया जाता है। तो पौधों में जो है किस विधि से आनुवांशिक परिवर्तन किया जाता है, तो कौन सी विधि है वो है एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ परिवर्तन है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम मध्यस्थ परिवर्तन के द्वारा जो है आनुवांशिक परिवर्तन किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि एग्रोबैक्टीरियम ह्यूमिफिकेशन के किसके लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है? पौधों का आनुवांशिक परिवर्तन। ठीक है, किसके लिए? पौधों का आनुवांशिक परिवर्तन। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्लांट टिश्यू कल्चर में किस प्रकार के मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर में जो है किस प्रकार के मीडिया का प्रयोग किया जाता है? ठोस मीडिया का प्रयोग किया जाता है। किसमें? प्लांट टिश्यू कल्चर में। प्लांट टिश्यू कल्चर में ठोस मीडिया का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जिस प्रक्रिया में पौधे की कोशिकाओं को पोषक तत्वों के माध्यम से विकसित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? उत्तक संवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक संवर्धन कहा जाता है, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं टिश्यू कल्चर। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि टीआई प्लाज्मिड किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? वो है बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बैक्टीरिया के द्वारा टीआई प्लाज्मिड उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कौन सी तकनीक है वो है जीन स्प्लिंग है। क्या है? जीन स्प्लिंग है। जीन स्प्लिंग का प्रयोग पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आरडीएनए तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो आरडीएनए तकनीक का जो है प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वो किया जाता है क्लोनिंग के लिए किया जाता है। आरडीएनए तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? क्लोनिंग के लिए आरडीएनए का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है टीआई प्लाज्मिड का क्या मतलब है। तो टीआई प्लाज्मिड का जो है क्या मतलब है? वो है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का टीआई प्लाज्मिड का जो है मतलब है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस माध्यम से पौधों में एंटीफ्रीज जीन डाले जाते हैं। तो किस माध्यम से एंटीफ्रीज जीन डाले जाते हैं? वो है एग्रोबैक्टीरियल के द्वारा जो है एंटीफ्रीज जीन पौधों में डाले जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी विधि पौधों में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी होती है। तो कौन सी विधि पौधों में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी होती है? वो है बायोप्लास्टिक विधि। बायोप्लास्टिक विधि जो है पौधों में जीन ट्रांसफ़र करने के लिए उपयोगी होती है। फिर इसमें दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसमें है एंटीफ्रीज और इसमें है सिर्फ जीन। ठीक है, इसमें ये भी पौधों में है, ये भी पौधों में है, तो आप इससे कंफ्यूज मत हो। इसको एक बार पढ़ लेना और भी। ठीक है, वीडियो को एक बार पढ़ लेना तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। फिर उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस प्रकार के
संवर्धन में पौधों की एक ही जाति के कई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। तो किस प्रकार के संवर्धन में पौधों की एक ही जाति के कई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं? तो कौन सी है? समसूत्री क्लोनिंग का उपयोग करके जो है समसूत्री क्लोनिंग प्रकार के संवर्धन में समसूत्री क्लोनिंग का प्रयोग करके संवर्धन में पौधों की एक ही जाति के कई प्रजातियां उत्पन्न करी जाती हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि पौधों के प्रजनन में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो पौधों के प्रजनन में जो है किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग का उपयोग किया जाता है। किसमें? पौधों के प्रजनन में जो है किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रॉस ब्रीडिंग का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों में नई प्रजातियों के निर्माण में कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? तो पौधों में नई प्रजातियों के निर्माण में कौन सी विधि सबसे उपयोगी है? कौन सी है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है पौधों में नई प्रजातियों के निर्माण के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पौधों के आनुवंशिक अध्ययन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पौधों के आनुवंशिक अध्ययन में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? वो है जीनोमिक्स का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि पौधों के जीन में परिवर्तन करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? पौधों के जीन में परिवर्तन करने के लिए कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है? वो है जीनोमिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि कौन सी तकनीक जीएम फसलों के उत्पादन में सहायक होती हैं? तो इसकी जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आनुवंशिक परिवर्तन हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि माइक्रो प्रोपेगेशन में किस प्रकार की कोशिका का उपयोग किया जाता है? तो माइक्रो प्रोपेगेशन में किस प्रकार की कोशिका का उपयोग किया जाता है? वो है टिश्यू प्रकार की कोशिका का उपयोग किया जाता है। किसमें? माइक्रो प्रोपेगेशन में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि आरडीएनए तकनीक किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो आरडीएनए जो है किस प्रक्रिया पर आधारित तकनीक है? वो है जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में जो है आरडीएनए तकनीक का उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। फिर पूछा गया है दोस्तों कि पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जीन का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए किस प्रकार के जीन का उपयोग किया जाता है? कौन सा जीन है? रोग प्रतिरोधक जीन का उपयोग किया जाता है पौधों में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा कि कौन सी विधि पौधों में आनुवंशिक परिवर्तन करने में सहायक होती है? तो कौन सी विधि जो है पौधों में आनुवंशिक परिवर्तन करने के लिए सहायक होती है? कौन सी विधि है? जीन ट्रांसफर का उपयोग करके जो पौधों में आनुवंशिक परिवर्तन करे जाते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सी तकनीक पौधों में जीन ट्रांसफर के लिए उपयोग की जाती है? तो कौन सी विधि जो है कौन सी तकनीक पौधों में जीन ट्रांसफर करने के लिए उपयोग की जाती है? कौन सी है? माइक्रो इंजेक्शन का उपयोग करके जो है पौधों में जीन ट्रांसफर के लिए उपयोगी की जाती है या उपयोग किया जाता है। किसका? माइक्रो इंजेक्शन का। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। इस प्रश्न में पूछा गया है कि पौधों में सूखा सहनशीलता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो पौधों में सूखा सहनशीलता बढ़ाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? वो है जीन सलाहसिंग। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? वो है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एलिसीटर अणु होते हैं। तो एलिसीटर जो है अणु कौन से होते हैं? वो होते हैं प्रेरित द्वितीयक
उपापचय उत्पादक होते हैं। कैसे होते हैं? द्वितीयक उपापचय उत्पादक होते हैं। कैसे? प्रेरित द्वितीयक उपापचय होते हैं। क्या? एलिसीटर अणु। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि टिश्यू कल्चर एक ऐसी तकनीक है जिसमें कहा जाता है, कौन सा है? पादप उत्पत्ति है। क्या है? पादप उत्पत्ति। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि किस विधि का उपयोग पौधों के जीनोम में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है? तो किस विधि का उपयोग पौधों के जीनोम में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है? वो कौन सी विधि है? इलेक्ट्रोपोरेशन है। कौन सी विधि है? इलेक्ट्रोपोरेशन विधि का उपयोग पौधों के जीनोम में परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि विषाणु मुक्त पौधों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान है। तो विषाणु मुक्त पौधों को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका है? शीर्षस्थ विभजोतक संवर्धन का। किसका है? विषाणु मुक्त पौधों को बनाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसका है? शीर्षस्थ भोज्योतक संवर्धन का। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि कृत्रिम बीज कहा जाता है। तो कृत्रिम बीज किसे कहा जाता है? वो है बीज का संपुटन जेल में होता है। किसमें होता है? जेल में होता है। बीज का संपुटन कहाँ होता है? जेल में होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि आनुवंशिक रूप से समान रूप का एक समूह अलैंगिक प्रजनन द्वारा उत्पन्न संतानों के लिए किया जाता है। तो क्या उपयोग किया जाता है? प्रतिरूप उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में किसका उपयोग किया सबसे अधिक होता है? तो किसका उपयोग सबसे अधिक होता है? जीनोटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि कोशिकाओं के संवर्धन की दृष्टि माध्यम में संबंधित किया जाता है। तो पूछा गया है कि कोशिकाओं के संवर्धन की दृष्टि माध्यम में संबंधित किया जाता है। तो इसका जो है देखो दोस्तों, इसमें जो है कुछ शब्द ऐसे हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं। ठीक। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में है कि एक को छोड़ सभी पादप एलिसीटर व्युत्पन्न हैं। तो एक को छोड़कर सभी पादप एलिसीटर व्युत्पन्न हैं। कौन से हैं? काइटिन। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि साइब्रिड क्या है? तो साइब्रिड क्या है? कोशिका द्रव्ययी हाइब्रिड है। क्या? साइब्रिड क्या है? साइब्रिड एक कोशिका द्रव्ययी हाइब्रिड है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में आता है कि पौधों के आनुवंशिक सुधार के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? पूछा गया है कि पौधों के आनुवंशिक सुधार के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जीनोम इंजीनियरिंग। जीनोम इंजीनियरिंग जो है पौधों के आनुवंशिक सुधार के लिए जो है उपयोगी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि एक को छोड़ सभी अल्कलॉइड पौधे के स्रोतों से प्राप्त होती है। तो एक को छोड़ सभी एल्कलाइड जो है पौधों के स्रोतों से प्राप्त होती है। तो कौन सी है? मेथॉल। ठीक है, मेथॉल है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इन विधो संवर्धन संस्कृति में भिन्नता को कहा जाता है। इन विधो संवर्धन संस्कृति में भिन्नता को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? समक लोनल कहा जाता है। समक लोनल विचलन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज के पास काटने की योग्यता होती है। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज
के पास काटने की योग्यता होती है? तो काहे की योग्यता होती है? डीएनए विशेष साइटस होता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिबंध 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 एल्वे। तो दोस्तों ये शब्द समझ में नहीं आ रहा है कि कलबीजे है या ये क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि एंजाइम का एक समूह है, तो कौन सा है? आंतरिक समूह है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि पौधे ओवरी कल्चर से विकसित हो सकते हैं। पूछा गया है कि पौधे ओवरी कल्चर से विकसित हो सकते हैं, तो कैसे? अगुणित पौधे ओवरी कल्चर से जो है विकसित हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एक छोटा 15 से 30 आधार लंबा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का प्रयोग डीएनए में पूरक स्ट्रैंड अनुक्रम में उसकी विशिष्ट पहचान में किया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहचान कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि हेवरलैंड के जनक हैं, तो हेवरलैंड के जनक कौन हैं? वो हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का, ठीक है। हेवरलैंड जो है जनक किसके हैं? तो किसके हैं? प्लांट टिश्यू कल्चर के जनक हैं हेवरलैंड। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एंजाइमों के किस समूह को लोकप्रिय रूप से आणविक सिलाई करने वाले कहा जाता है? तो कौन सी है? सिलाई करने वाले, ठीक है, सिलाई करने वाले, ठीक है। कहा गया है, पूछा गया है कि एंजाइमों के किस समूह को लोकप्रिय रूप से आणविक सिलाई करने वाले कहा जाता है या करने वाला कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? लाइगेज को जो है आणविक रूप से सिलाई करने वाला कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि RFLP का पूरा नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमरफिज्म है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का उपयोग डीएनए फिंगरप्रिंट में पृथक करने के लिए किया जाता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक का प्रयोग डीएनए फिंगरप्रिंट में पृथक करने के लिए किया जाता है, तो कौन सा जो है वो है डीएनए खंडी है। कौन सा है? डीएनए खंडी है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एलील है, एलील किस प्रकार का है? तो एलील जो है वो है एक इसमें सबस्ट्रेट को शामिल किया जाता है जो रंगीन अंतिम उत्पाद में परिवर्तन हो जाता है। पूछा गया है एलील है, एलील क्या है? इसमें सबस्ट्रेट को शामिल किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है? सबस्ट्रेट को शामिल किया जाता है जो रंगीन अंतिम उत्तम में परिवर्तन हो जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि एस्ट्रोकोमोरियल डीएनए का आत्म प्रतिलोपी कारक डबल स्टैंडर्ड बंद सर्कल डीएनए खंड कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? प्लाज्मिड को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि डीएनए फिंगरप्रिंट का पहला खोजकर्ता है, तो डीएनए फिंगरप्रिंट का पहला खोजकर्ता कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? एलेक जेफिस को कहा जाता है। एलेक जेफिस को डीएनए फिंगरप्रिंट का पहला खोजकर्ता कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न हमारा। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पॉलीमरेज श्रृंखला की जो है अभिक्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी ये कैरी मुलिस के द्वारा की गई थी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया की खोज। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि
बायोटेक्नोलॉजी के पिता कहा जाता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हेबरलैंड को कहा जाता है। ठीक है, हेबरलैंड को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि प्रतिबंध एंडो न्यूक्लियस की खोज के लिए किस वैज्ञानिक समूह को नोबेल पुरस्कार में सम्मिलित किया गया है? किसको किया गया था? स्मिथ, नाथन और आर्बर आर्बर को शामिल किया गया था। स्मिथ, नाथन और आर्बर को शामिल किया गया था। फिर उसके बाद है अगला प्रश्न कि तरल नाइट्रोजन का उपयोग क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए कितने सेल्सियस तापमान पर किया जाता है? तो कितने सेल्सियस तापमान पर किया जाता है? -196 सेल्सियस के तापमान पर किया जाता है। फिर उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि पीसीआर में डीएनए विकृतीकरण किस तापमान पर होता है? तो पीसीआर में डीएनए विकृतीकरण किस तापमान पर होता है? किस तापमान पर होता है? 94 सेल्सियस के तापमान पर होता है। फिर उसके बाद आता है अगला प्रश्न कि डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतने ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे मैं जो वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठीक है, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तभी हमारा मनोबल जो है बढ़ता है। ठीक है, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।